गुड मॉर्निंग बच्चे, मेरे प्यारे शिष्यगण। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा कि सॉल्यूशन चैप्टर को खत्म किए थे हम लोग, है ना। तो आज मैं जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या आपको देखना है कि यूनिट 3 जो है आपका, यह फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 4 नंबर में केमिकल काइनेटिक्स और 5 नंबर में आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे मिलके आपके किसके बारे में? वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो सबसे पहले बात ये है कि हम लोग यदि कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो आपका सिलेबस में दिया गया है, तो एक बार खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन, व्हाट इज कॉज। ये बात यदि आपको पता चल जाता है कि आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, ए सर एग्जाम पास करना है ना, इसलिए तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग ये बोलेंगे, ठीक है, वो तो ठीक है, पास तो करना है उसमें, लेकिन फिर भी यार क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। यदि कारण हमें पता चल जाता है तो हम उसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कारण ही जब नहीं पता चलेगा तो हम मतलब पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा जाए कि आप पढ़ते क्यों, आप स्टडी क्यों कर रहे हो, तो उसका एक रीजन होना चाहिए आपके पास। एक ठोस स्ट्रॉन्ग एक कॉज होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका जो पढ़ने का जो ध्यान है, फोकस है, और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है उस पॉइंट पे। आपके पास वजह होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वजह। वजह, विदाउट कारण हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसका वजह होना बहुत जरूरी होता है। तो उसका वजह ढूंढना पड़ेगा आपको, उसका वजह ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लिया जाए आपको 1-2 दिन के लिए डेजर्ट में छोड़ दिया जाए। कहां छोड़ दिया जाए? डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थलभूमि, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां छोड़ दिया जाए। वहां तो पानी का स्रोत है नहीं, पानी तो मिलता नहीं है। तो आपको जान बचाना है, तो जान जब बचाना है, वजह क्या है यहां पे? जान बचाना। तो आपका फोकस हमेशा आपका दिमाग में क्या आएगा? बहुत ज्यादा प्यासे हो तो क्या आएगा? पानी 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 पानी। हर जगह क्या दिखेगा? पानी दिखेगा आपको। ठीक उसी प्रकार यदि आप कोई काम करते हैं, उसका यदि वजह पता चल जाए, डिजायर क्या है, तो फिर आपको क्या होगा कि मतलब आप उस पर सोते समय, बैठते समय, खाते समय, बातचीत करते समय, चलते समय उसके बारे में जरूर याद आएगी आपको। इसलिए सबसे पहले होता है वजह। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दैनिक जीवन में जो यूज हो रहा है उस टाइप का चैप्टर है। तो बात यह है बच्चे, आखिर हम इसको क्यों पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो, समझिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री मतलब रसायन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का मतलब रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है वैद्युत रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत रसायन। अब ये वैद्युत रसायन होता क्या है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? तो देखिए, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि विद्युत धारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, वो कैसे होता है। तो हमारे पास जैसे कि मान लिया जाए, आप जानते हैं जी, ऊर्जा जो है एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऊर्जा का जो स्रोत है, जो रिन्यूएबल नहीं है, जिसको नवीकरण बोलते हैं, जिसको नवीकरण नहीं किया जाता है, जो अनवीकरणीय है, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा बच्चे, कभी रहेगा नहीं,
खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोयला, इसका तो खान जो है वो लिमिट है, ये खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, इसका भी खान, जिसको खदान बोलते हैं, ये भी क्या है, आपका लिमिट है, ये खत्म हो जाएगा। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जो भी है, या फिर जो भी एलपीजी गैस वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी नहीं होगा, हम लोग अच्छे से यूज कर लेंगे, पता है, लेकिन हमारा सोच हमेशा जो होता है, जैसे साइंटिस्ट का जो सोचने का तरीका होता है, वो सोचते हैं अगला जनरेशन के लिए। किसके लिए? अगला जनरेशन के लिए सोचते हैं कि मान लीजिए ये रास्ता यदि बंद हो जाता है तो उसके लिए दूसरा रास्ता बना दे, ताकि अगला जनरेशन जो आए मतलब उनको कोई कष्ट ना हो, ये सोच के चलते हैं। तो कहने का मतलब, अब सोचिए आप, जैसे चैप्टर पढ़ने के पहले बहुत सारा चीज आया तब इसको बनाया गया है। तो कहने का मतलब, यदि जितने भी आपका ऊर्जा का स्रोत है सब खत्म हो जाएगा, तो हम किस पे डिपेंड रहेंगे, किस पर निर्भर रहेंगे? इस बात को सोचते हुए मतलब बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोयला खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, तो ये बात सोच के हम लोग क्या बनाए, सोलर प्लेट बनाए। तो सोलर प्लेट जो होता है वो क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को बैटरी के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से हम लोग किसमें, मैकेनिकल हो या फिर आप चूल्हा जलाइए, खाना बना सकते हैं। जैसे जो सौर प्लेट होता है उसकी सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं, बल्ब जलाइए, पंखा जलाइए, खाना बना सकते हैं। ये सब काम कर सकते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर बिजली का खोज। तो बिजली आप देख सकते हैं, एक होता है एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसमें जो काम करते हैं बच्चे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग करते हैं। जैसे मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो ये लोग काम करते हैं वहां पे। तो एनटीपीसी में क्या किया जाता है, एनटीपीसी में क्या करेंगे, कोयला लाते हैं, कोयला को भट्टी में डाला जाता है, जलाने के बाद बॉयलर के द्वारा पानी को स्टीम में बदला जाता है। स्टीम जाता है टरबाइन के पास, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से टरबाइन जो कनेक्टेड होता है वो जनरेटर से होता है, उसके बाद बिजली की तैयारी होता है। तो मान लीजिए कोयला ही खत्म हो जाए तो फिर एनटीपीसी रहेगा क्या? कोयला खत्म हो जाने के बाद एनटीपीसी रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं चल सकता, क्योंकि कोयला के बदौलत वो चलता है। खर्च भी बहुत ज्यादा है उसमें। खर्च भी क्या है, मतलब कोयला का चिमनी लगाइए, भट्टी लगाइए, बॉयलर लगाइए, टरबाइन लगाइए, जनरेटर लगाइए, बहुत सारी बात है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, पानी को बांध बना के हम लोग बिजली तैयार करते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के नीचे या फिर क्या किया जाता है, ऊंचाई जगह पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, नीचे बहुत गड्ढा खोद के उसमें टरबाइन बैठाया जाता है, ऊपर से पानी गिरता है तो पानी क्या होता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है, तो जो पंखा होता है वो रोटेट करता है और टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर, और उसके बाद क्या होता है, बिजली तैयार होता है। लेकिन मान लीजिए ये भी तो डिपेंडेंट है ना, मान लीजिए डैम में पानी नहीं, वर्षा हुई ही नहीं, पानी पड़ा ही नहीं, और जब पानी नहीं पड़ा तो फिर आपका पानी गिरेगा तब ना टरबाइन घूमेगा, तब ना आपका जनरेटर फिर घूमेगा, तब बिजली का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से मतलब दिक्कत है। लेकिन हाँ, एक बात है, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है। जो पानी से बिजली तैयार की जाती है इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है ना, मतलब वायुमंडल पे, पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एनटीपीसी की बात करें तो इसका डिमेरिट है, ये बोल सकते हैं इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि कोयला चलाते हैं तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। तो सोलर प्लेट का खोज हुआ, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भी डिमेरिट है। मान लीजिए आपका धूप नहीं है, आपका धूप नहीं है तो क्या काम करेगा सोलर प्लेट? नहीं करेगा। तो हर एक जगह कुछ ना कुछ डिमेरिट मिल रहा है। फिर पवन चक्की बनाए, है ना, पवन चक्की लगा दी, उससे टरबाइन जुड़ा रहता है, उससे मोटर रहता है। तो जब हवा चलेगी तो पंखा घूमेगा, पंखा टरबाइन को घुमा देगा, और उसके बाद फिर टरबाइन किसको घुमाएगा, मोटर को, उसके बाद बिजली तैयार होगा। तो इस तरह की बात है। तो यहां भी क्या दिक्कत है कि हमेशा आंधी चलती नहीं है, हमेशा जोर, जितना ज्यादा जोर से हवा चलेगी उतना ज्यादा आपका विद्युत का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा उसका। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डिमेरिट है। और दूसरी बात है कि ज्यादा अमाउंट में हम लोग यहाँ पे बिजली तैयार नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बिजली तैयार होता है वो होता है एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में होता है। जैसे कि एक आपका यहाँ पे है, बाढ़ में आपके बना है एनटीपीसी, ठीक है।
तो कहने का मतलब जो भी ऊर्जा का स्रोत अभी तक हम लोग खोजें, सब में क्या है, कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, डिमेरिट होता है। तो सब साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदलने के लिए। एनर्जी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? तो आप जानते हैं पावर टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी को यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो, उसको यदि हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइसेस चाहिए। क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, जिसको उपकरण आप बोलते हैं, यंत्र चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, यंत्र बोलते हैं। तो कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते हैं आप लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। एनर्जी को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, नेचर कहता है कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो होता क्या है, कैसे बात होती है? तो मोबाइल में भी बहुत सारा चीज़ है, मॉड्यूलेटर वगैरह है, चेंज करने वाला, ठीक है, मॉड्यूलेट करता है ना। हम जो वॉइस बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, उसके बाद वेव बन के दूसरे कोडिंग डिकोडिंग होता है, तब जाके हमें बात होती है। बहुत सारी बात है। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या अभी विचार में क्या लगे हुए हैं कि हम कोई एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में कैसे बदलें। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी बदल रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो नेचुरल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये गलत नहीं है, ये प्रूव्ड है, सही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो कहने का मतलब लास्ट में आया केमिकल वाले लोग। तो केमिकल वाले सोचे कि हम लोग भी ट्राई करते हैं केमिकल एनर्जी को किस में बदलने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ बात क्या है, आप कैसे बदलेंगे उसके बारे में, रिएक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चे इस चैप्टर में जो यूज होगा आपका वो है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था क्लास 11th में, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नंबर शायद 8 था, याद नहीं ठीक से, अब देख लेंगे। 11th में पढ़ाए थे रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन एंड। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों जब कंबाइन करता है उसका एक नाम दिया गया है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी क्या होता है, अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है बच्चे, तो जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे उसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे, इससे आपको थोड़ा और क्या होगा, हेल्प मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर सीखना है तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको आना चाहिए, इसलिए बेस के रूप में उसको 11th क्लास में डाल चुका है कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आखिर होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about production of electrical energy by the chemical energy। तो केमिकल एनर्जी से कैसे, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे हमारा जो सोच होगा, हमारा फोकस होगा वो किस पर होगा कि केमिकल एनर्जी को हम रासायनिक ऊर्जा में, एक केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलें। रासायनिक ऊर्जा को यहाँ जो हम लोग का जो टारगेट है सीखने का वो है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता, ये सीखने वाले हैं यहाँ बच्चे, और कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात है, आप जानते हैं आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाए जा रहे हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कभी सोचे यदि आपका बैटरी नहीं होता, बैटरी का काम क्या है, सेल का काम क्या है, वो क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सोचिए कि जितना भी सिग्नल सिस्टम होता है, जितने भी सिग्नल सिस्टम है वो बैटरी पर आधारित है।
आप जाएंगे पावर ग्रिड में तो वहां भी एक बैटरी रूम होता है, वहां भी बिना बैटरी का काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, कहाँ पे तार टूट गया है, तो ऊपर एक वेव ट्रैप जाता है। तो ये वेव ट्रैप सिग्नल बताता है कि कौन सा फेज में, कौन सा तार में क्या डिफॉल्ट आया, कौन सा वायर में क्या डिफॉल्ट आया है। तब जाके लोग वहां पे फिर क्या क्या करते हैं काम। तो वो किससे होता है? बैटरी से होता है। बैटरी सिग्नल बताता है किधर करंट किधर जाना है, सिग्नल बताते रहता है कहाँ पे कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना डाउन हुआ, कितना अप हुआ, इस टाइप का। तो कहने मतलब बैटरी जो है हर एक क्षेत्र में जरूरत है। चाहे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब जितने भी गाड़ियां हैं, बाइक हुआ, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, देखिएगा उसमें बैटरी रहता है कि नहीं रहता है? यदि नहीं रहेगा तो आपका लाइट कैसे चलेगा, सिग्नल कैसे, अब दाएं जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं, इंडिकेटर कैसे काम करेगा? जितने भी मोबाइल्स कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। लैपटॉप नहीं चलेंगे, जितने भी सिग्नल सिस्टम है नहीं चलेगा। तो सिग्नल सिस्टम चलाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है। बिना बैटरी का हम काम नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा चीज है एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखा जाए जैसे बैटरी है, बैटरी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरी बात है इको फ्रेंडली है, कोई प्रदूषण उत्पन्न करता है क्या? बैटरी से देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? कभी बैटरी से देखें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसको एक जगह से दूसरी जगह, आजकल तो हर एक के पास बैटरी है, हर एक पास सेल है। यदि आपके पास मोबाइल तो आपके पास सेल है। तो कहने का मतलब है ये बहुत ही बढ़िया एनर्जी है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया जा रहा है दुनिया में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो कहने का मतलब यहां पे हम लोग सीखेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदलें, है ना। तो ये बातें यहां पे सीखने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया था, उसको आप देख लें थोड़ा सा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको क्या करें, देख लें, ताकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल शुरू करेंगे 7 से 8, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कल सुबह 7 से 8 आपका लाइव क्लास है, उसको सब ज्वाइन करें, है ना। तो कल हम लोग शुरू करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 है, फिजिकल का 3रा चैप्टर। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। तो इसमें हम लोग बैटरी पढ़ेंगे, बैटरी प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी पढ़ने वाले हैं। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डेनियल सेल क्या है, नर्स इक्वेशन क्या होता है, कोलराउस का रूल क्या होता है, ये सब हम लोग, इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, कैथोड एनोड क्या है, कैथोड एनोड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो ये सब सारी चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा सा और सीखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान देंगे। हम इसीलिए आपके सामने आया हूं आज फिर, क्योंकि आपसे कुछ बातें करनी थी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा क्या करें आप लोग पढ़ लें, है ना। तो कल और मजा आएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। चलिए ठीक है बच्चे, आज इतना ही। और बाय द वे आप लोग सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह सबका ठीक ही होना चाहिए, ठीक से रहिए, है ना, आराम से रहिए, खाना पीना समय पर खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, है ना। टाइम मिले तो सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है ना। रोज नहाए धोएं, साफ सुथरा रहें, है ना, और नियमों को पालन करते हुए अपना काम करते रहें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।